वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो सिंथेसिस कैसे होता है, उसका सिक्रीशन कैसे होता है और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है, हमको पता है कि उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। तो हम बात करेंगे कि एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज कैसे होता है, सिक्रीट कैसे होता है, मेटाबोलाइज कैसे होता है। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये एक है क्या, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है क्या, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो कंबाइन करता है किसके साथ, कोलिन के साथ। अब कोलिन कहाँ से आता है, तो उस न्यूरॉन के आसपास जो भी ब्लड सप्लाई होगी, उस ब्लड में से, उस ब्लड प्लाज्मा में से, लेट्स सपोज ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड वेसल में से कोलिन बाहर आएगा और ये कोलिन जाएगा सिनेप्स, यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, अंदर डिफ्यूज करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन दोनों कंबाइन होकर के बनाते हैं क्या, एसिटाइल कोलिन। यही जो एसिटाइल कोलिन है ये एंटर करता है किसके अंदर, वेसाइकल के अंदर। और ये जो वेसाइकल बनी है, जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, ये वेसाइकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और ये जो वेसाइकल है इसकी मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी और ये क्या हो जाएगा, सिनेप्स में रिलीज हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई है और ये एसिटाइल कोलिन क्या है, रिलीज हो गया सिनेप्स में। अब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जैसा कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या है, दो रिसेप्टर हो सकते हैं। या तो वो रिसेप्टर क्या होगा, मस्करेनिक होगा, या फिर वो रिसेप्टर क्या होगा, निकोटिनिक होगा। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये उन रिसेप्टर पे क्या करेगा, अपना एक्शन करेगा और जो भी इसका सिग्नल है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो एसिटाइल कोलिन सिनेप्स में रिलीज हुआ है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो इसका मेटाबॉलिज्म होने के लिए एक एंजाइम सिनेप्स में प्रेजेंट होगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। और ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज क्या कर देगा, इसको मेटाबोलाइज कर देगा। अब जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज है वो दो तरीके के होते हैं, ट्रू एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज और सूडो कोलिन ईस्टरेज। तो जो ट्रू होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में, गैंग्लिया में, आरबीसी में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। कैसे, फिर से रिपीट करो, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में, गैंग्लिया में, आरबीसी में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो ये जो हमने क्या बनाया, ये तो एक न्यूरॉन न्यूरॉन का जंक्शन है, मतलब गैंग्लिया हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू कोलिन एस्ट्रेज है। सूडो कोलिन एस्ट्रेज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा में, लिवर में या फिर ग्लायल सेल्स में होता है। तो वहाँ उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मेटाबोलाइज हो गया। अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी थोड़ा सा सुन लो। ये लेट्स सपोज ये क्या है, ये जो नीचे डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये येलो से मार्क करता हूँ। ये जो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, ये क्या इसका डायग्राम है, मान लो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का है। तो इस पे जो एसिटाइल कोलिन है वो कैसे बाइंड करेगा, एक इसकी साइट है, एक इसकी साइट क्या है, हिस्टोरिक साइट, ये लेट्स सपोज क्या होगी, हिस्टोरिक साइट, और ये क्या होगी, एनाइनिक साइट। तो हिस्टोरिक साइट पे क्या बाइंड करेगा, एसिटाइल, और कोलिन किस बाइंड करेगा, एनाइनिक साइट पे। तो ये एसिटाइल कोलिन अभी जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इस एंजाइम का एंजाइमेटिक एक्शन होगा और ये बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एसिटाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसीटेट में, और जो कोलिन है उस कोलिन का क्या होगा, वो सिनेप्स से वापस रीअपटेक हो जाएगा। ये रीअपटेक का जो स्टेप है, ये स्टेप जो है ये है रेट लिमिटिंग स्टेप। ये आपको क्या है, याद रखना है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया। अब आगे की बात सुनते हैं कि जब एक्शन, आपको पता है कि जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है और मेम्ब्रेन पे, तो क्या होता है, मेम्ब्रेन जैसे ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें अगर एक्शन पोटेंशियल आया था तो यह मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुई थी, तो एक चैनल खुलता है। चैनल कौन सा होता है, कैल्शियम चैनल। तो उससे क्या जाता है अंदर, कैल्शियम अंदर जाता है और वो कैल्शियम इस वेसाइकल के साथ इंटरेक्ट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब ये जो कैल्शियम अंदर जाता है, इस कैल्शियम को क्या है, इनहिबिट कर सकता है। हमारे पास ड्रग है जो क्या करेगी, इस एसिटाइल कोलिन को इसको अंदर जाने से रोकेगी। तो वो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जो भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं, कैल्शियम को अंदर जाने से रोकते हैं। तो पहली ड्रग का नाम हमें याद हो गया। अब हमको इस स्नेप्स के रिगार्डिंग या इस ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग कुछ और ड्रग्स का नाम याद रखना है। वो ड्रग्स क्या हैं, सबसे पहली ड्रग हमारे पास आती है हेमिकोलिनियम। ठीक है, वर्ड को तोड़ो, हेमी मीन्स हाफ, कोलिनियम लेट्स टेक इट कोलिन। तो ये जो कोलिन है यहाँ पे, ये क्या जा रहा था, अंदर जा रहा था कंबाइन होने के लिए। तो हेमिकोलिनियम क्या करेगी, हेमी मीन्स आधा और कोलिनियम मीन्स कोलिन। तो मतलब ये ड्रग क्या करेगी, आधा कोलिन ही अंदर जाने देगी। तो ये क्या बोलेगी, आधा कोलिन ही अंदर जाएगा। तो मतलब इट विल डिक्रीज द
कोलिन अपटेक, तो एसिटिल कोलिन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सिनेप्स में। अब उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी ड्रग क्या है, वेसामी कोलिन। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे कि वेसाइकल में कोलिन नहीं जाएगा। तो ये एस्टाइल कोलिन है, ये वेसाइकल के अंदर जा रहा था, तो ये एस्टाइल कोलिन वेसाइकल के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब तीसरी ड्रग का एक्शन सुन लेते हैं। जो बोटुलिनम टॉक्सिन है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है इस स्टेप को, एस्टाइल कोलिन को रिलीज होने नहीं देता है। तो हमने ये समझ लिया, ड्रग समझ लिया, न्यूरोट्रांसमीटर समझ लिया, मेटाबॉलिज्म समझ लिया, ट्रांसमिशन समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके रिसेप्टर कौन कौन से हैं और वो रिसेप्टर किस टाइप के हैं, उनका एक्शन कैसा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारी मान लो नेक्स्ट स्लाइड है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो क्या होगा मस्करिनिक रिसेप्टर, या फिर वो क्या होगा निकोटिनिक रिसेप्टर। अब अगर लेट्स सपोज हमारे पास क्या है मस्करिनिक रिसेप्टर है, मस्करिनिक रिसेप्टर के भी आगे क्या होते हैं सब टाइप होते हैं। सब टाइप क्या होता है, मस्करिनिक रिसेप्टर होता है M1, M2, M3 और M4 M5। ठीक, M4 एंड M5 अलग अलग है ये। ठीक, तो अब इसके रिगार्डिंग हमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो मस्कुलिनिक M1 टाइप है वो कहाँ प्रेजेंट होता है स्टोमक के अंदर, और जो M2 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर। अब हार्ट में भी क्या है दो जगह, एक क्या SA नोड और एक क्या AB नोड। और जो M3 है वो मोस्ट ऑफ द जगह प्रेजेंट होता है कहाँ GIT, ब्लैडर, ब्रोंकस, ग्लैंड्स, प्यूपिल। और ये जो बच गया M4 M5 ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे CNS के अंदर। अब ये तो हुई मस्क्रिनिक की बात। अब आते हैं निकोटिनिक पे। तो जो निकोटिनिक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, निकोटिनिक भाई दो तरीके का होता है, एक होता है NM मस्क्रिनिक मस्कुलर, और एक होता है NN न्यूरोनल टाइप। तो दो तरीके का होता है। इसमें से जो NN टाइप है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये तीन जगह प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया, एड्रिनल ग्लैंड और CNS। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जो है दो बातें छूट गई, वो दो बातें आपको और बता देता हूँ। क्या आपको याद रखना है कि एक्शन कैसे करते हैं ये रिसेप्टर। ठीक है, तो एक्शन कैसे करते हैं ये रिसेप्टर, तो उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए कि ये रिसेप्टर कैसे हैं, आयन है, प्रोटीन जी प्रोटीन कपल्ड है, या चैनल है, क्या है। ठीक है, तो वो आपको याद करने हैं। तो उसको याद करने का बहुत ही सिंपल, याद क्या करना है बहुत ही सिंपल है। जो मस्कुलिनिक हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और जो निकोटिनिक हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे आयन चैनल। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात याद कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक्ट कैसे करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं देख लो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ M1, आपको जिगजैग मैनर में लिखना है। M2, लगता है पूरा ही नहीं आएगा, मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ, आप समझ आएंगे, इंटेलिजेंट लोग हैं। M1, M2, M3, M4 एंड M5 आपको कैसे लिखना है, जिग जैग मैनर में। ओके, एक W बना देना है। अब इसमें याद रखने वाला क्या है, इसमें याद रखने वाला ऐसा है कि ये जो M2 M4 है ये क्या करते हैं, ये हैं या तो क्या G नोट या फिर GI। व्हाट इज G नोट GI, ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ समझेंगे। और 1 2 3 M1 M2 और M3 ये क्या है, ये है हमारे GQ। ठीक, एक सीधी सी बात आप याद रख लो कि जो भी GQ रिसेप्टर होगा वो क्या करेगा, कैल्शियम इंक्रीज करेगा। ओके, ये बात आपको यहाँ से याद रख लेना है। अब हमने मोटा मोटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू पूरा ले लिया है। एक तो बात आप और सुन लीजिए, क्या कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, देखो NN रिसेप्टर ने कहाँ है, एन एड्रिनल ग्लैंड पे। इसके स्टिमुलेशन से एड्रिनल क्या रिलीज करेगी, एड्रिनल रिलीज करेगी एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन कहाँ रिलीज होगा, ये रिलीज होगा प्लाज्मा में। ओके, और CNS में है क्या करेगा, एक्साइटेशन करवाएगा। एक चीज यहाँ SA नोड और AV नोड, SA नोड एंड AV नोड। SA नोड पे अगर स्टिमुलेशन हुआ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, मतलब मस्कुलिनिक M2 रिसेप्टर का, तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट
हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट विल डिक्रीज। ओके, और अगर ये एवी नोड करता है, एवी नोड को क्या करेगा, ब्लॉक द कंडक्शन, एवी नोड का कंडक्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। समझ लिया। अब जल्दी से एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ इसको। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर या फिर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होता है वो होता है कैसा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या हो गया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और जो निकोटिनिक होता है वो क्या होता है, आयन चैनल। ठीक है। तो जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। M1 जो होता है वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, M1 जो होता है वह स्टोमक में प्रेजेंट होता है। M2 का प्रेजेंट होता है हार्ट में, हार्ट में भी कहाँ, एस नोड और एवी नोड के अंदर। और M3 का प्रेजेंट होता है सब जगह, GIT, ब्रोलेडर, ब्रोंकस, ग्लैंड्स और प्यूपिल। और M4, M5 कहाँ होता है, CNS में। अब इस ये भी हमको क्यों रटना पड़े, जस्ट एक निमोनिक याद रखो, पहले खाना फिर दिल लगाना और बाकी काम बाद में, है कि नहीं, इसे याद हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कैसे रिसेप्टर हैं। देखो M1, M2, M3, M1, M1, M2, M3, M4, M5 ऐसे लिखेंगे। और M1, M3 और M5 ये कैसा रिसेप्टर है, GQ, GQ टाइप है, GQ सब टाइप है। और GQ क्या करता है, कैल्शियम इंक्रीज करता है, हो गया याद। M2 और M4 क्या है, G नोट या फिर GI, GI मतलब जी इनहिबिटरी। ओके, अब इसमें निकोटिनिक पे आ जाओ। निकोटिनिक क्या होते हैं, दो तरीके के, या तो हो गए क्या NM या क्या होंगे NN। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट है तो NM, और अगर न्यूरोनल जंक्शन में प्रेजेंट है तो NN। NN अब 3 जगह हो सकते हैं, या तो कहाँ होंगे गैंग्लिया में, यहाँ कहाँ होंगे एड्रिनल में, यहाँ कहाँ होंगे CNS में। ओके, अगर एड्रिनल में तो क्या रिलीज करेंगे, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में। सिंपल। तो ये हमने क्या एक ओवरव्यू ले लिया। अब हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं नोट्स में आके। आ जाओ नोट कर लेते हैं। अब देखो, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अमीनोग्लाइकोसाइड हमने क्या पढ़ा, नंबर वन हमने क्या पढ़ा, जो अमीनोग्लाइकोसाइड है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल में कैल्शियम अपटेक को इनहिबिट करता है। नहीं समझ आया, देख लो पीछे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो इनहिबिट कर रहा है कैल्शियम अपटेक को। ठीक है। अब अगर ये चीज़ होगा, इट इनहिबिट, अगर वो कैल्शियम अपटेक को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो अपना फंक्शन नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिसिटी। पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमको क्या याद रखना है, सपोज ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल में दो पार्ट है, एक तो क्या एंडोथीलियम, एक है स्मूथ मसल सेल। अब दोनों जगह क्या हुआ, स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर एंडोथीलियम में स्टिमुलेशन होगा तो उससे क्या होगा, ENOS स्टिमुलेट होगा। व्हाट इज ENOS, एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। तो वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करेगा, सिंथेसिस। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करा देगी, वैजोडाइलेशन। ठीक है। लेकिन अगर स्मूथ मसल में मस्कुलर रिसेप्टर होगा तो क्या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होया ब्लड वेसल की स्मूथ मसल में तो क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन। अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, अब क्या होगा, ब्लड वेसल तो कंफ्यूज हो गई, तो हमको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या होगा। तो जब ओवरऑल क्या होता है, वैजोडाइलेशन। ठीक है। तो हमको इसीलिए जब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है तो ब्लड वेसल क्या हो जाती है, वैजोडाइलेट। तो दूसरी बात याद हो गई। तीसरी बात हमको एक बात और याद रखनी है, वो क्या, नंबर 3 ये रही, बीटा ब्लॉकर कैन नॉट इफेक्ट स्वेटिंग। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियोनिक जो भी न्यूरॉन है वो क्या सिक्रीट करता है, नोरेपिनेफ्रिन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कहीं कहीं। एक्सेप्शन कहाँ बताया था, स्वेट ग्लैंड पे। स्वेट ग्लैंड में क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है। अब स्वेट ग्लैंड पे सिंपैथेटिक सपोज ये क्या है, स्वेट ग्लैंड। अब इस स्वेट ग्लैंड पे एक सिंपैथेटिक पोस्ट सिनेप्टिक, ये गई नर्व। अब इसको रिलीज क्या करना चाहिए, नोरेपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे रिसेप्टर क्या होंगे, अल्फा और बीटा, और बाकी मस्कुलिनिक के रिसेप्टर होंगे। ठीक है, मस्कुलिनिक के रिसेप्टर। अब इसने रिलीज क्या किया, एसिटाइलकोलिन। ठीक है। हम क्या दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर। अगर बीटा ब्लॉकर करेंगे, और एसिटाइलकोलिन हमको पता है वो मस्कुलिनिक पे काम करता है, बीटा रिसेप्टर पे काम ही नहीं करेगा। अगर बीटा ब्लॉकर देंगे ये तो अपना एक्शन फिर भी शो करेगा। तो इसका मतलब बीटा ब्लॉकर कैन नॉट इफेक्ट स्वेटिंग। आ गया समझ, नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लो, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये है, ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन जंक्शन है। तो हमारे पास क्या है प्रेजेंट, टायरोसिन प्रेजेंट है।
टायरोसिन किस में कन्वर्ट होता है? डोपा के अंदर। किसके हेल्प से? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। और डोपा किस में कन्वर्ट होता है? डोपामिन में। किसकी हेल्प से? डोपा डिकार्बोक्सिलेज की हेल्प से। अब ये जो डोपामिन है ये जाएगा इस वेसाइकल के अंदर। अब इस वेसाइकल के अंदर जाने के लिए इसको क्या चाहिए? चैनल। तो यहाँ हम क्या बना देते हैं? एक चैनल। तो डोपामिन क्या करेगा? इस चैनल के थ्रू इसके अंदर चला गया। अब इस चैनल का कोई नाम भी होगा, नाम लिख लो, VMAT2। तो इस चैनल का नाम क्या है? VMAT2। VMAT2 से डोपामिन क्या चला गया? वेसाइकल के अंदर। अब क्या होगा इस डोपामिन का? ये डोपामिन कन्वर्ट होगा वेसाइकल के अंदर ही नोरेपिनेफ्रिन में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम भी लगता है। तो एंजाइम क्या होगा? डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने डोपामिन को नोरेपिनेफ्रिन में चेंज कर दिया वेसाइकल के अंदर। अब जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, चैनल खुलेगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, वेसाइकल मूव होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ क्या करेगा? मिल जाएगा और नोरेपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा? रिलीज। तो ये हमारा नोरेपिनेफ्रिन क्या हो गया? रिलीज। अब न्यूरॉन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ रिसेप्टर क्या होंगे? या तो होगा अल्फा या फिर होगा क्या? बीटा। तो ये जो नोरेपिनेफ्रिन है वो यहाँ तो अपना एक्शन अल्फा पे शो करेगा या फिर अपना एक्शन बीटा पे शो करेगा। रिजल्टेंट एक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब आता है फेट। इसने अपना काम तो कर दिया। अब नोरेपिनेफ्रिन का फेट क्या होगा? अब ये जो नोरेपिनेफ्रिन है इसके दो फेट हो सकते हैं। या तो ये क्या है? नोरेपिनेफ्रिन वापस भी साइकिल में चला जाए, ठीक है। अब वापस भी साइकिल में चला जाए वो क्या बोलेंगे? रीअपटेक। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? इसका क्या हो गया? रीअपटेक हो गया। ये जो स्टेप है ये मोस्ट कॉमन स्टेप है। दिस इज स्टेप इज मोस्ट कॉमन स्टेप जो नोरेपिनेफ्रिन के साथ होता है। लेकिन इसका दूसरा भी पार्ट है क्या? कि हो सकता है कि इस नोरेपिनेफ्रिन को कौन मिल जाए? एक एंजाइम मिल जाए। उस एंजाइम का नाम क्या है? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज या फिर COMT। ये एंजाइम क्या करेंगे? ये एंजाइम इसको क्या कर देंगे? मेटाबोलाइज। दूसरा क्या है? यहाँ क्या हो जाए? ये डिफ्यूज हो जाए पास पास वाले टिश्यूज में। नोरेपिनेफ्रिन क्या हो जाए? डिफ्यूज हो जाए। हो गया फिट। अब हम बात आते हैं किस पे? रेट लिमिटिंग स्टेप पे और ड्रग्स पे। रेट लिमिटिंग स्टेप देख लो। पहला एंजाइम हमने क्या याद किया? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है। तो यही क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। तो पेन चेंज कर लेता हूँ, येलो ले लेते हैं। ड्रग्स के बारे में। अब ड्रग्स में क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है मीटायरोसिन। मीटायरोसिन क्या करता है? मीटायरोसिन जो है वो इस रेट लिमिटिंग स्टेप को इनहिबिट करता है। अब बात आती है याद कैसे रखेंगे? मीटायरोसिन मेटायरोसिन, तो ये हट खुद काम आएगा भाई। खुद अगर काम करेगा तो आगे का प्रोसेस में ये काम आएगा और ये अपना एक्शन सेम शो नहीं करेगा, मतलब टायरोसिन जैसा एक्शन शो नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दिया? इनहिबिटर दे दिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वीमेट। हम ये जो चैनल है इस चैनल को हम इनहिबिट कर सकते हैं। इस चैनल को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास ड्रग्स हैं क्या? रेसरपीन, टेट्राबेनाजीन, वेलबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन। ओके, दो बातें समझ ली। तीसरी बात पे आ जाओ। अब हमारे पास अगला एंजाइम क्या है? डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इस डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को हम इनहिबिट कर सकते हैं। कैसे? डाइसल्फिराम से। डाइसल्फिराम क्या इनहिबिट करता है? डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को। अब आ जाओ भाई, तीन बातें समझ ली, चौथे पे आ जाते हैं। चौथी ड्रग्स क्या है? ये जो मोस्ट कॉमन स्टेप है रीअपटेक, इसको इनहिबिट करती हैं। कौन? चाहे वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो या फिर वो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो या फिर क्या हो, कोकेन। तीनों क्या करती हैं? इस रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं। तो हमने क्या है, एक ओवरव्यू देख लिया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर बनता कैसे है, काम कैसे करता है और मेटाबोलाइज कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे और एसोसिएटेड कुछ ड्रग्स हमने देखी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और ड्रग्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत और टाइम दोनों लगता है, ठीक है। सब दबा के लाइक करो। थैंक यू।